All right. Good morning to all of you. Now, today we are going to continue the chapter which we had started yesterday, development. Now, first of all, we will do the quick recapitulation of the chapter. Whatever we had studied earlier, I'm going to ask you questions, and you have to give the answers if you know, uh, and try to give the answer if even if you don't know the correct answer, proper answer, then also you can go. At least you should try. एंड कोई भी बच्चा क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, नहीं तो मैं अटेंडेंस हटा दूंगी यहाँ से. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, आपको मुझे ये बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेवलपमेंट? यस, विकास से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज डेवलपमेंट? कल मैंने आपको डेवलपमेंट जो है एक्सप्लेन किया था. डेवलपमेंट क्या होता है? यस प्रिया. मैम प्रोग्रेस होना. मैम प्रोग्रेस. ओके, तनुज ने बताया प्रोग्रेस. प्रिया आप बताइए कुछ. मैम ग्रो होना. ग्रो. ओके, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है. अच्छा, मैं जिस बच्चे से पूछ रही हूँ एटलीस्ट उसको माइक ऑन करके ये बोलना है कि मैम हमें नहीं आता, नहीं तो मुझे ये लगेगा कि आप बच्चे हैं ही नहीं, फिर मैं उसकी अटेंडेंस भी हटा दूंगी. इसलिए इफ आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन देन यू हैव टू स्विच ऑन योर माइक एंड यू हैव टू गिव द आंसर इवन इफ यू डोंट नो. तो आप बताइए कि हमें आंसर नहीं आता है, लेकिन या फिर कुछ भी आप एक लाइन बोल सकते हो. लेकिन अगर आप ऐसे चुप रहेंगे तो उसका मतलब कि आप सिर्फ आपने ज्वाइन कर लिया और आप हो नहीं क्लास में. तो मैं प्रिया आंसर नहीं कर रही है. प्रिया बताइए डेवलपमेंट क्या है? और क्लास 10th में हो तो इतना आपको आना चाहिए. एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, तो क्या आप छोड़ के थोड़ी आ जाओगे? इसलिए बताइए. और इतना आसान वर्ड है और मैंने कल ही पूरा एक्सप्लेन किया है डेवलपमेंट को. प्रिया आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं प्रिया की जो अटेंडेंस है हटा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि प्रिया जो है क्लास में प्रेजेंट नहीं है. मैम. हाँ बताइए. मैम प्रोग्रेस होना, ऐसे आसपास में कुछ बदलाव होना. आप इतनी देर से क्यों नहीं बोल रही थी? फिर आपने माइक ऑफ कर लिया. मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आप कहीं आंसर ही नहीं दे रहे हो. जानवी आप बताइए डेवलपमेंट क्या है? जानवी. मैम हमारी आसपास की जगह में कुछ विकास होना. ओके ठीक है, वेरी गुड. हमारे आसपास की जगह या किसी भी चीज में when something positive happens, मैंने आपको कल बताया था development is something positive. It brings positive changes in something. It can be a person also, it can be anything. कुछ किसी भी एक कंट्री में डेवलपमेंट होता है, एक इंडिविजुअल में भी डेवलपमेंट हो सकता है. तो किसी भी चीज में जब प्रोग्रेस होता है, जब वो अपवर्ड मूवमेंट होता है, पॉजिटिव चीजें होती है, तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं. विकास और डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव and it always reflects the वेलफेयर पार्ट. वेलफेयर मतलब कुछ अच्छी चीजें जो होती है उन्हीं को डेवलपमेंट जो है रिफ्लेक्ट करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट? कल हमने पढ़ा था कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उस बेसिस पे हम डेवलपमेंट जो होता है डिफरेंट कंट्रीज को कहते हैं. लाइक दिस इज डेवलपिंग कंट्री, दिस इज अंडर डेवलप कंट्री. तो ये हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? What criteria is used by the World Bank? किस बेसिस पे होता है बताइए? मैम ऑन मेडिकल एंड एजुकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एजुकेशन. ओके, बट स्टार्टिंग से जो है पहले से ही हमने देखो, जब भी हम डेवलपमेंट मेजर करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इनटू अकाउंट द इनकम, है ना. सबसे पहले हम क्या देखते हैं? नेशनल इनकम. तो नेशनल किसी भी कंट्री की इनकम जो होती है वो हम कैसे मेजर करते हैं? कल मैंने आपको बताया था ये सब नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम. यस करेक्ट. अनुष्का, वीना ने काफी अच्छा आंसर दिया, दैट पर कैपिटा इनकम. एंड व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा इनकम? What do you mean by per capita? The total income of the country divided by its total population. Yes, very good. Per capita income. Yes, it is basically the average. सपोज आपकी क्लास में मैंने कहा सोशल साइंस में कितने मार्क्स आए, एवरेज कितने बच्चों के नंबर आए, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? जितना आप सारे 40 बच्चों ने जो भी इस एसएसटी में मार्क्स स्कोर किए डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो उससे मुझे जो है एवरेज पता चल जाएगा कि एसएसटी में जो एक मिनिमम जो है बच्चों ने क्या स्कोर किया, एवरेज क्या स्कोर किया है.
उसी तरह से किसी भी कंट्री में जो हम जो इनकम निकालते हैं कंट्री की, तो हम एवरेज इनकम निकालते हैं कि वहाँ पे जो एक नॉर्मल जो एक व्यक्ति है उसने कितना एक साल में अर्न किया है, तो उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो चाहे बहुत बार जो है कंट्रीज जो हमसे छोटी भी होती हैं, लाइक साइज में, लाइक श्रीलंका है, नॉर्वे, दे आर स्मॉलर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ साइज, ज्योग्राफिकल एरिया, इकोनॉमी में भी हमसे वो छोटे हैं, बट स्टिल दे आर डेवलप्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्योंकि हमारे देश में क्या है ना, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, या तो बहुत अमीर हैं लाइक अंबानीज हैं, ऐसे एक से एक रिच आपको हमारे देश में मिलेंगे जो वर्ल्ड टॉप क्लास में आते हैं, 4-5 ऐसे लोग हैं, या फिर और भी बहुत लोग होंगे इंडिया में जो बहुत रिच हैं, लेकिन 30 to 33% ऐसी पॉपुलेशन है जो गरीबी रेखा के नीचे है। सो देयर इज ह्यूज इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमिक टर्म्स। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो बहुत नीचे चला जाता है हमारा एवरेज। तो इसीलिए हमारी कंट्री जो है बहुत ज्यादा जो है डेवलप नहीं माना जाता कंट्री को, ऑल्दो वी हैव आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आपने कल एक टेबल में देखा था that Maharashtra, that in India, the per capita income of Maharashtra is higher than that of Kerala. But still, why Kerala is more developed? It is considered that most developed state of India than Maharashtra. What is the And they have good health facilities. Healthcare facilities are very good at good in yes. Kerala. Yes, this is the very the first point, that medical facilities and health, या फिर आप उसे health facilities कह सकते हो, health facilities are very good in Kerala and people are healthy. ठीक है, पहले तो people healthy हैं, then उस पे health facilities बेहतर है, that's why government को जो है they have to spend less on the health of the people. तो अगर आपके देश के लोग या आपके स्टेट के लोग बीमार रहेंगे तो सरकार को डेवलपमेंट से ज्यादा आपकी बीमारी पे खर्चा करना पड़ेगा, तो वो एक क्या होता है, इससे लॉस होता है, जो पैसे होते हैं वो गलत मतलब कि वेस्ट होते हैं। तो जितना आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी फैमिली में खुद देख लीजिए, अगर कोई आदमी बीमार है तो उसकी बीमारी पे, दवा पे इतने पैसे खर्च जाएंगे कि जो पैसा आप कहीं और लगा सकते थे वो आपको वहां स्पेंड करने पड़ जाएंगे, तो वो आपका लॉस हो जाएगा, है ना। तो सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द state or a country also. If the population or if the citizen of your country are medically they are not fit, they are not working properly, then you have to spend more on their health facility to provide them health facilities. तो इसी में हेल्थ फैसिलिटीज तो वैसे भी अच्छी होनी चाहिए, चाहे लोग बीमार हो या ना हो। तो कहने का मतलब है कि जो केरल है पर कैपिटा इनकम उसकी कम है, बिकॉज साइज जो है महाराष्ट्र से काफी छोटा है केरल, बट स्टिल बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, एंड सेकंड क्या था आपका, एजुकेशन। But literacy rate is also high. It has 99% literacy rate. Yes, केरल इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, तो सबसे ज्यादा अधिक साक्षरता दर केरल में। So both on both the criterias, health and education, Kerala leads all other states of India. That's why it is the most developed state of India, in spite of having less per capita income than many of the states. ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम केरल से ज्यादा होगी, बट जो मेन जो आपके क्राइटेरियाज हैं विच अफेक्ट पीपल डायरेक्टली, उसमें केरल आपका आगे है। ठीक है, नाउ फिर आप मुझे ये बताइए, और भी कुछ मैं आपसे पूछती हूँ। तो ये देखो, इसमें कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आपको बस इन चीजों को जो है लर्न करना होता है। ठीक है, अब व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? शिशु मृत्यु दर क्या है? जैसे आपने कल पढ़ा था कि बिहार, महाराष्ट्र में शिशु मृत्यु दर सबसे मतलब ज्यादा बिहार में सबसे अधिक है। So what do you mean by infant mortality rate? It is given on the screen also. Infant means a child who is below 1 year of age. उसे हम infant कहते हैं। Mortality means death. And rate means किस दर पे जो है 1 साल से भी कम के बच्चे मर जाते हैं। तो इंडिया में क्या होता है, अगर कहीं भी infant mortality rate is high, it means ये निगेटिविटी की निशानी होती है, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर आपके देश में बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आपकी कंट्री में। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। प्रति 100 जो बच्चे पैदा होते हैं उनके कंपैरिजन में जितने बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
तो अगर आप कहीं भी बच्चे 1 साल के भी नहीं हो पा रहे, उससे पहले ही मर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि या तो मदर का न्यूट्रिशन लेवल सही नहीं है, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज आपकी सही नहीं है। जो न्यू नेटल बच्चे होते हैं उनको आप सुविधा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, तो इसका मतलब आपके देश में जो है हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहीं भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी हम किसी कंट्री की हेल्थ मेजर करते हैं तो उसमें हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को जरूर मेजर करते हैं कि क्या बच्चे इनके देश में जो है सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इसको मेजर करना बहुत जरूरी होता है। एंड सेकेंड थिंग इज मेजर किया जाता है अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि हाउ मच एवरेज अ पर्सन लिव्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री। लाइक जापान में औसतन जो है 90 के ऊपर लोग जीते हैं, हमारे देश में 65 इज द एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है। देन नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट, measures the proportion of literate population in the 7 and above age group. Net attendance ratio is the total number of children of age 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या होता है कि कितने बच्चे जो हैं 14 और 15 साल की स्कूल रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है ना कि बच्चे प्राइमरी स्कूलों में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो 8-9 क्लास में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। लड़कियां स्पेशली स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि गांव में क्या होता है स्कूल या तो बहुत दूर होते हैं या तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके देश में मैक्सिमम बच्चे जो हैं 14-15 साल की उम्र के आते आते स्कूल से जो है अपना नाम हटा ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी कंट्री में एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है। ठीक है। देन चलिए ये चीज हो गई। अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। सो health and education, these are very important ideas to understand about human development. सिर्फ हम पैसों के जो है कितना इनकम हमारी कंट्री अर्न कर रही है उससे हम नहीं बता सकते कि कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें उसकी एजुकेशन लेवल और हेल्थ जो है स्टेटस जरूर देखना चेक करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। क्योंकि देखो इंडिया में क्या है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि हम 127-130 नंबर पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे, मानव विकास पे। ये मानव विकास एक नया कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि हम सिर्फ डेवलपमेंट कह रहे थे, लेकिन हम उसे हमेशा पैसों से मेजर करते थे कि एक देश कितना पैसा अर्न कर रहा है, उस बेसिस पे हम कहते थे कि ये कंट्री डेवलप है। लेकिन जब हमने उसको एक्चुअली मेजर किया तो हमने देखा कि जैसे इंडिया जैसे देश हैं जो नाम के लिए तो बहुत डेवलप हो रहे हैं, इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन गरीबी अभी भी 30-33% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये तो किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए दूसरी चीजें भी जो है लोगों ने मेजर करना शुरू कर दिया और एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया जिसको हम कहते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। कि मानव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंट्री का विकास अलग है, लेकिन क्या मानव का विकास हो रहा है। और वो मानव का विकास जो है वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हम किस बेसिस पे मेजर करते हैं, और एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज मतलब संसाधन तक पहुंच। तो हम आगे देखेंगे। पहले अभी हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज। तो बहुत बच्चों ने अच्छा आंसर दिया, जो मैंने कल का जो रिवाइज करवाया आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया, वैसे आगे जो भी पढ़ाऊंगी उसको रिवाइज करते रहना। पब्लिक फैसिलिटीज, नाउ व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज? How does that the average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala, but lags behind in these crucial areas? Now question arises that if Maharashtra is earning more and the average income of a person in Maharashtra is more than that of Kerala, then how come Kerala is the leading state of India than other states? What is the main reason behind this? Income to Maharashtra में ज़्यादा हो रही है, then how Kerala is more developed than Maharashtra? It means that the government of Kerala is using that whatever money they are earning in a proper manner. Everything has been channelized and the proper welfare is reaching to each and every individual of the Kerala. इसका मतलब तो यही हुआ कि दोनों पैसे कमा रहे हैं, बट केरल के पास उससे कम इनकम है महाराष्ट्र से, बट स्टिल वैसे पॉपुलेशन भी कमी होगी केरल में, लेकिन तब भी जो है वैसे तो बहुत सारे और छोटे स्टेट्स भी इंडिया में, लेकिन केरल क्यों इतना आगे? बिकॉज वहाँ की जो गवर्नमेंट है, पब्लिक फैसिलिटीज हैं, दे आर द बेस्ट। एंड सबसे अच्छी बात है कि वो हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, इसका मतलब है ना। द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके जेब में जो पैसे हैं उससे आप हर चीज खरीद नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जाती है, उसके लिए और चीजों का होना भी जरूरी, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि रिस्पेक्ट, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ये सब होना भी जरूरी है। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज। तो सिर्फ इनकम होने से ही जो है डेवलपमेंट नहीं आता है।
फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली और मनी कैन नॉट बाय यू आर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, सिर्फ अमीर होने से आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते, या फिर आपको जो है बेहतर दवाइयां मिलेंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases like in this situation of COVID situation. आप देख सकते हो कि अमीर से लेके गरीब से लेके सब हर आदमी से इफेक्टेड हुआ है, आपके फिल्म स्टार से लेके आपके स्पोर्ट्स पर्सन से लेके आपके पॉलिटिशियन से लेके ईच एंड एवरी वन फ्रॉम अमीर से लेके गरीब हर व्यक्ति जो है इसमें डेथ हुई है। और ये ऐसा नहीं कि आप अमीर हो तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, किसी भी तरह की आपको कभी भी बीमारी हो सकती है, पैसा आपको हर चीज में हेल्प नहीं कर सकता, बट स्टिल मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। Actually, for many of the important things in the life, the best way, also the cheapest ways to provide these goods and services collectively. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप इंडिविजुअली अगर आपके पास पैसा है तो आप ये सारी चीजें नहीं ले सकते, लेकिन अगर इसको कलेक्टिवली प्रोवाइड किया जाए, मिलकर प्रोवाइड किया जाए, तब ये सारे लोगों के लिए बेनिफिट पहुंचाएगा। Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि हर घर अपने घर के आगे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा दे, तब ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी, या वैसे सिक्योरिटी उस समय रहेगी, लेकिन ये बहुत चीपेस्ट, बहुत ही मतलब सस्ता नहीं पड़ेगा आपको। इससे अच्छा क्या होता है कि आप जो भी आप लोकेलिटी में रहते हैं वहां पे आप सब मिलजुल कर जो है पैसा लगाकर एक गार्ड रखिए जो कि पूरी लोकेलिटी को लुक आफ्टर करेगा। नहीं तो ऐसे तो हर घर में एक एक आदमी, हर घर के आगे ही आप एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दोगे, जो कि आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता सिक्योरिटी गार्ड रखना। तो अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप बेहतर है कि अपना इंडिविजुअल सेफ्टी गार्ड एक गार्ड रखने से अच्छा है कि आप अपनी कॉलोनी का या फिर आप जहां भी रहते हैं वहां पे आप कलेक्टिवली पैसे लगा के आप एक सिक्योरिटी गार्ड को रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या, कुछ ऐसी चीजें होती है जो कलेक्टिवली आप कर सकते हो, आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते। क्या आप ये कर सकते हो कि आप अपनी हर इंसान अपनी अपनी बस ले ले या एक एक ट्रेन खरीद ले कि भाई हमें यहाँ से जाना है, हम अपनी ट्रेन खुद चला के जाएंगे, ये हमारी ट्रेन है, ये नहीं कर सकते ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, या अपना फ्लाइट खरीद लिया आपने, क्योंकि हर आदमी इतना अमीर थोड़ा कि अपनी फ्लाइट खरीद के उसे कहीं भी इंटरनेशनल कंट्री में जाना तो खुद चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कलेक्टिवली ही उन्हें यूज कर सकते हो, अफोर्डेबल होती हैं, इंडिविजुअली नहीं कर सकते। बट व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग, वुड यू बी एबल टू स्टडी? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. यहाँ पे कहा जा रहा है कि सपोज आपके गांव में सिर्फ आप ही पढ़ना चाहते, दूसरे लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, तो वहां पे स्कूल बनेगा ही नहीं। तो अगर आपके साथ साथ दूसरे लोग भी पढ़ना चाहेंगे, दूसरे बच्चे जो है पढ़ना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स चाहेंगे, तभी वहां पे कोई स्कूल जो है ओपन हो सकता है। या तो आपके माँ बाप के पास इतने पैसे हों, अफोर्ड कर पाए कि वो आपको कहीं भी दूसरे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेज सकें। So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो आपके पास इतने इंडिविजुअली पैसे हो कि आप खर्च करें, जो कि गांव के लोगों के पास तो होते ही नहीं, या फिर अब शहरों में भी इतने नहीं होते हैं। तो इसीलिए बेस्ट चीज क्या होती है कि लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या, जो भी मैं पढ़ रही हूँ, सिंपल सी ये बात है, कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो कि आप इंडिविजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअली उसको यूज नहीं कर सकते, उसको कलेक्टिवली प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर खर्चा भी ज्यादा आता है और वो एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं होती। लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, जो भी आप इतने मोबाइल चीजें यूज कर रहे हो उसके लिए पहले सैटेलाइट भेजनी पड़ती है, ऊपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें अरबों करोड़ों मिलियंस का खर्चा आता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि लाइक वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, एजुकेशन, स्कूल, सरकारी जो गवर्नमेंट है वो हॉस्पिटल्स ओपन करवाती है, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ओपन करवाती है, लाइक स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल से लेके आपका कुछ कॉलेजेस भी होते हैं जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये सरकार क्यों चला रही है? ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, दे आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज because they are used and for the welfare of the entire public and not only for one single individual. ठीक है, तो जहां भी क्योंकि पूरी जो जनता होती है, पूरी पब्लिक जो होती है, उसको उसके बेनिफिट के लिए जो भी फैसिलिटीज होती है उसे सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि उसे लार्ज स्केल पे प्रोवाइड करना होता है और उस पर खर्चा भी ज्यादा आता है, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा आता है, और ये सब काम मैनेज कौन कर सकता है? ओनली गवर्नमेंट। इसलिए आपने ये नहीं देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कोई इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहा है,
या फिर जो बस और ये सब चल रहा है, जो आप ट्रेन चल रही है, ये सब आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, क्योंकि इस पे खर्चा बहुत आता है, आप अकेले नहीं कर सकते। गांव में जगह जगह प्राइमरी स्कूल बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि गरीब होती है वहाँ की पब्लिक, और वहाँ पे हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल होता है, क्योंकि बच्चे दूर नहीं जा सकते। हमारे शहरों की तरह ये नहीं कि बैन कर दिया आपने, 4,000 खर्चा दे रहे हैं आप हर महीने तो आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हर जो है जगह प्राइमरी स्कूल खुले हैं गाँव में, और जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं 6-7 में, तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल होते हैं वहाँ पे जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते जाना, और इन स्कूल्स की फीस भी कम होती है, तो उसी ताकि सारे बच्चे पढ़ लिख सकें। उसी तरह सरकार हॉस्पिटल्स भी बनाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब आपकी मर्जी, आप चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट में जाओ, जो जैसा अफोर्ड कर पाता है वो वैसा जाता है। क्योंकि सरकारी जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो एवरेज लोग होते हैं वो वहां जाते हैं। ठीक है, गरीब क्या, हर लोग जो है आप कोई भी जो है अमीर गरीब वहां पे जा सकता है, लेकिन क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा होती है इसलिए लोग प्राइवेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve secondary level schooling because government society has not provided adequate facilities. और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है फैसिलिटीज, वहाँ पे लोग अनपढ़ रह जाते हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो पानी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑल दीज, चाहे फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब की सब फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट, क्योंकि इस पे खर्चा ज्यादा आता है, एंड इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल पीपल। ये सबके भले के लिए होता है, इसलिए इसको सरकार प्रोवाइड करती है, इसको हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। केरल हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। अब आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल गया कि केरल आगे क्यों है। भले पर कैपिटा इनकम जो है वहाँ की कम है, केरल की दूसरे स्टेट से, महाराष्ट्र से भी कम है, लेकिन तब भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने अपने लोगों को जो बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड किया है। वहाँ का हर नागरिक जो है कम से कम मिनिमम लेवल तक पढ़ लिख जाता है, जो कि और अदर स्टेट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? पब्लिक फैसिलिटीज में। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई यूपी, ओडिशा, बिहार, देन आंध्र प्रदेश, these states are lagging behind because of the government policies. It means that it is a failure of the government that they are not able to channelize, or they are not being able to provide the facilities to their people in the same manner Kerala is providing to their citizens, to their people. इसका मतलब गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है। वरना यूपी में आप जानते हो कि सबसे अधिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है यूपी में, एलुवियल सॉइल है, हर नेचुरल फैसिलिटीज हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन भी बेहतर है, एग्रीकल्चर भी काफी फ्लरिश होता है। स्टिल बाय यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, दे हैव लीडिंग रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स इन देयर स्टेट। ओडिशा में भी आयरन और कोल का रिजर्व काफी बेहतर है, वहाँ पे आयरन स्टील कंपनीज है, बट स्टिल बाय दीज आर द पुअर स्टेट्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की जो भी अर्निंग हो रही है वो हेल्थ और एजुकेशन पे ना खर्च करके वो अपने लेजर एक्टिविटीज में या तो खर्च कर रही है या तो करप्शन है वहाँ पे। तो इट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइजिंग द इनकम और पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। वेयर एज केरल जो है वहाँ पे कुछ ऐसे ना वहाँ पे मिनरल्स है ना वहाँ पे कोई ऐसे, वहाँ पे टूरिज्म काफी अच्छा डेवलप है, बस यही चीज है। लेकिन इट मीन्स केरल की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे काम बेहतर होता है। दे आर सक्सेसफुली प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज टू द पीपल। That's why they are educated and they have better health than other people of the state. So you know now where the problem lies. Problem lies in the government policies. Similarly, in some states, the food distribution system functions well. अब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पीडीएस सिस्टम, आपने 9th में पढ़ा होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपके अनाज होते हैं उनको वितरण का जो एक सिस्टम होता है, कुछ राज्यों में बेहतर काम करता है। Health and nutritional status of people of such states is certainly likely to be better. तो अगर जिस स्टेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा तो वहाँ पे लोगों तक खाना पहुंचेगा, और जब खाना पहुंचेगा तो वहाँ के लोगों का न्यूट्रिशनल लेवल और हेल्थ लेवल जाहिर सी बात है कि बेहतर होगा। अब आप देखिए यूपी में क्या है, या मैं यूपी का एग्जांपल ले रही हूँ, या फिर आप और जो हमारे गरीब राज्य वहाँ देखिए, वहाँ पे अब यूपी में आप देखिए बहुत जगह लोग जो है भूखमरी से मर जाते हैं या फिर बहुत गरीब है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो अनाज सड़ जाते हैं। आपको पता है मिर्जापुर जो है यूपी में बहुत बड़ी ग्रेनरी है जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं, गेहूं ये सब रखे स्टोर किए जाते हैं। अब आपको मालूम है कि वहाँ पे टन्स एंड टन्स ऑफ जो गेहूं होता है, बीज होता है, वो सड़ जाता है। बारिश होती है तो बोरियां बहती हैं उसमें, सड़ जाता है पूरा। क्यों? अनाज पड़े पड़े सड़ रहा है, लेकिन जो जरूरतमंद है, यूपी छोड़ो इंडिया में कितने लोग गरीब होंगे, भूखे होंगे, सड़कों पे पड़े रहते हैं।
लेकिन वो अनाज जो जरूरतमंद है, नीडी है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है. इट मीन्स इट इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट दैट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. बट इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ पे ये दो स्टेट्स हैं, ये अपने लोगों को बहुत बेहतर तरीके से जो है अनाज सप्लाई करते हैं. उनको मतलब बिल्कुल, कभी कभी तो उनकी सरकारें 2 रुपए 3 रुपए ऐसे इतनी कम रेट पर भी लोगों को अनाज प्रोवाइड कर देती है. तो इसका मतलब इंडिया में अनाज की कमी नहीं है, बोरियां बोरियां सड़ती हैं बारिश के मौसम में, बट लेकिन वो अनाज एक भूखे इंसान तक नहीं पहुंच पाता है. इसका मतलब गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी जो है फेलियर है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ स्टेट्स में बहुत ही बुरी तरीके से काम करता है. तो जब लोगों के पास अनाज नहीं होगा तो वो भूखे रहेंगे तो हेल्थ सही नहीं रहेगी, हेल्थ नहीं सही रहेगी तो बीमारी पकड़ेगी तो वही चीज सर्कल स्टार्ट हो जाता है पूरा. फिर उसका बोझ गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हेल्थ के ऊपर बढ़ेगा, फिर आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस पूरा नीचे चला जाएगा. इसीलिए पीडीएस सिस्टम जो है वो बेहतर होना जरूरी है. यही सब चीजें हैं जो केरल में बेहतर हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया, वन वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट्स आर अंडर नरिश्ड इज टू कैलकुलेट बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स. अगर हमें किसी भी व्यक्ति का ये कैलकुलेट करना है कि वो अंडर नरिश तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि उसे प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना हाइट और वेट इसको मेजर करना पड़ता है ना. टेक द वेट ऑफ द पर्सन इन केजी, देन टेक द हाइट और वेट को मेजर करो, उसको डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ होता है. कुछ एक फॉर्मूला होता है, वो लगा के करना पड़ता है. तो उससे आपको बीएमआई पता चल जाएगा. और अगर बीएमआई एक सर्टेन रेंज के नीचे है तो इसका मतलब कि इस उम्र में आने के बाद भी इस व्यक्ति का हाइट और वेट नहीं बढ़ रहा है, विच मीन्स इट लैक्स प्रॉपर नरिशमेंट, इसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, अब देखो आप मैक्सिमम जो गांव में जाओगे या जो हमारे सर्वेंट्स के बच्चे होते हैं या जो गरीब बच्चे होते हैं, आप जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, आपको देखिएगा कभी तो मतलब सबकी बात नहीं करें लेकिन बहुत बार ना बहुत कमजोर से होते हैं. उनकी जो प्रॉपर एज की तरह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है. क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती. जितना हम लोग अपने बच्चों को खिला पाते हैं, जितना आप खाते हो उतना उस हिसाब से ना उनको पता है. उनको नहीं पता है कि हमें इनको भी प्रोटीन देना चाहिए इस वक्त, या हमको इनको फ्रूट देना चाहिए, उनको हमें पल्सेस खिलाने चाहिए, उनको ये सब चीजें नहीं पता है. तो वो जो है उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है. अब एक रिपोर्ट उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है. Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an adequate measure of the level of development, we begin to think of other criteria. So although income level जो है important है, क्योंकि हम पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बट उसके साथ साथ और चीजें भी जरूरी हैं. There could be a long list of such criteria that would be so what we need to क्या लिखा, what we need is a small number of the most important things like health. ये यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि इनकम के साथ साथ एजुकेशन एंड हेल्थ जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. यहाँ पे देखिए दिया हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. डेवलपमेंट इकोनॉमिकली हम मेजर करते हैं, लाइक इनकम ऑफ द कंट्री, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम से हम मेजर करते हैं. बट जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज. मतलब खान पान तक हमारी पहुंच है कि नहीं है, क्या हर व्यक्ति को प्रॉपर अमाउंट में फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना. तो इन 3 चीजों से हम मेजर करते हैं. अब आप यहाँ पे देख सकते हो श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान. देखिए तो ये थोड़ा सा बस एक नजर डाल लीजिएगा, थोड़ा इतना वो नहीं है. देखिए रैंकिंग देखिए क्या है वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट में. एचडीआई रैंक इन द वर्ल्ड, श्रीलंका की 73 रैंकिंग है, कितनी अच्छी रैंकिंग है. इंडिया 135 नंबर पे है. मतलब सोचो अगर हम सिर्फ इन दोनों देशों का कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं. वैसे म्यांमार भी हम नहीं, ये कौन सी अच्छा हमारा 135 है. अब ये तो अभी पता नहीं कौन सा डेटा है 2014 का, अभी तो और पीछे चला गया इंडिया. श्रीलंका 73 नंबर पे है, जबकि श्रीलंका हमसे कितना छोटा देश है, लेकिन वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 ईयर्स है और लिटरेसी रेट वहाँ का 91.2 ईयर्स है. ठीक है, और इंडिया में आप देखिए 60 जो है 66.4 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और लिटरेसी रेट 62.8 है. और वहाँ का पर कैपिटा इनकम भी हमसे अच्छा है 9250 और इंडिया का वो सब सिर्फ 5150. ठीक है, जबकि इंडिया की नेशनल इकोनॉमी बड़ी है, मतलब जो हमारा पूरा इकोनॉमी है वो हमारी श्रीलंका से बड़ी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में हम उनसे पीछे हो जाते हैं. जब हम औसतन आय देखते हैं एक एक व्यक्ति की तो वो फिर पीछे चला जाता है. क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इंडिया में अमीर है तो बहुत अमीर है और गरीब है तो बहुत गरीब है, लेकिन श्रीलंका में हर एवरेज आदमी एक जैसा है, लगभग एक सा कमाता है, अच्छा खासा एक एवरेज इनकम कमाता है. लेकिन इंडिया में अगर एक साल में एक आदमी अंबानी अगर अरबों रुपए कमा रहे हैं तो वहीं पे हमारे देश में ऐसे लोग भी बेचारे 2,000 रुपए या 10,000 रुपए साल भर में नहीं कमा पाते हैं, गरीबी रेखा के नीचे. तो आप देखिए श्रीलंका हमसे कितना आगे है और हम कितने पीछे हैं.
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो एक दिखाता है कि मानव विकास कितना हो रहा है आपके देश में। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ये आप ऑलरेडी जानते हो, इसका मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। मतलब डेवलपमेंट तो होना चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट देयर शुड बी डेवलपमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट, and whatever resources are present today we have to use them in such a manner that we can also keep them for the future generation also। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये अर्थ होता है कि हमें विकास तो करना ही करना है, हम विकास के बिना कोई देश नहीं रह सकता, लेकिन इस तरह से विकास करो कि हम अपने इन्वायरमेंट को भी ना खराब करें और हमारा विकास भी हो जाए, और जो रिसोर्सेज संसाधन आज के टाइम में मौजूद हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उसे बचा के रख सकें। ऐसा ना हो कि अंधाधुन हम जो है संसाधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने सारा कोयला जो है आयरन या हमने पेड़ वेड़ सब काट दिए, पानियों को प्रदूषित कर दिया, हमने सब कुछ खराब कर दिया ताकि जो हमारे आज से 30 साल 40 साल आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो ये सारी चीजों को कभी देख ही ना पाए। और वो आपने बहुत बार एक चीजें देखी होगी ना कि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो अपने पीठ पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमती है। कई बार ऐसे मतलब कार्टून्स बनते हैं कि आगे चल के इतना पॉल्यूशन लेवल खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कि बच्चे जो है वो अपने कंधे पर पीठ पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मतलब होता है कि हमें डेवलपमेंट करना चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। हमें अपने इन्वायरमेंट को साथ, अगर हम कहीं इंडस्ट्री बना रहे हैं तो हमें जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए उसके आसपास, ताकि जो भी उससे धुआं निकलेगा वो जो पेड़ होते हैं वो उसको क्या कर लेंगे, इनहेल कर लेंगे। आपको पता ही होगा जो है CO2 इनहेल करना, ऑक्सीजन एक्सहेल करना, ये सब जो होता है, तो हमें उतना ही ग्रीनरी मेंटेन करना चाहिए। अगर हम कहीं भी मान लो वाटर को यूज कर रहे हैं तो हमें उसको गंदा नहीं करना चाहिए, ड्रेनेज का पानी जो है हमें नदियों में नहीं डालना चाहिए ना, ऐसी चीजें करनी चाहिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट ना हो। और अंधाधुन हमें बिना फ्यूचर के बारे में सोचे हुए चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ओवर यूज नहीं करना चाहिए, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, पानी को नहीं वेस्ट करना चाहिए, जमीन को खराब नहीं करना चाहिए, हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए। रिन्यूएबल मतलब जो कभी खराब नहीं होते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, देन जो थर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी, हमें इनका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं लाइक आयरन हो गया, जितने भी हमारे खनिज हैं, इनका हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोलियम है, इनका कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये संरक्षित होकर रहे। तो ये जो है आपका चैप्टर जो है अभी खत्म होता है। इसके बाद जो है इसमें वही सारी चीजें दी हुई जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। अब आप तो पहले तो इसका वो बनाएंगे पूरा जो भी है नोट्स आप बनाएंगे, और फिर इसके पीछे ये जो क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए हैं आप इनको करेंगे। ठीक है, तो इतना ये पूरा आप चैप्टर करेंगे, और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, जो इसका मतलब रिटर्न वर्क है NCERT जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं और अपने आप उसमें जो है नोट्स आप बना लीजिएगा। कॉपी का वर्क मैंने आपको कल भी बताया था, सब अपना करके रख लीजिए, मैं कभी भी करेक्शन के लिए उसको मांग लूंगी। और गूगल क्लासरूम पे जो आपको अपलोड करना है, क्योंकि प्रिंसिपल मैम भी हमारे गूगल क्लासरूम से ऐड है वो, और उन्होंने कहा है कि वो मंडे से जो है गूगल क्लासरूम जो है वो चेक करना शुरू करेंगी, वो देखेंगी कि कितने बच्चे जो है वो अपना अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें जो है आप कर लीजिए। अगर कोई आपको अभी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस चैप्टर में।